नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ इन योग विषय में जो 18 जून 2024 को हमारा एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम 21 से नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, कंप्लीट पीवाईक्यूज आप देखना चाहते हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर आप सीक्वेंस में क्रमानुसार ए टू जेड पीवाईक्यूज जितने भी आज तक योग विषय में हुए हैं वो सारे देख सकते हैं। और यदि आप नेट जेआरएफ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सिस्टमेटिकली सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन पर जाकर के आप कंप्लीट सिलेबस भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 सबसे पहले क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी? मेमोरी का कौन सा प्रकार नहीं है? आइकोनिक, इकोइक और एपिसोडिक, ये तीनों मेमोरी के प्रकार हैं। एपिटोपिक नाम की कोई मेमोरी नहीं होती है। आइकोनिक होती है प्रतिमा बोले तो दृश्य संबंधित, दृश्य देखने से संबंधित। और इकोइक होती है इको कान से यानी ध्वनि रिलेटेड, ऑडियो 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 से रिलेटेड। और ये विजुअल रिलेटेड होती है, विजुअल रिलेटेड। ये दोनों की दोनों सेंसरी मेमोरी के प्रकार माने जाते हैं, सेंसरी मेमोरी के प्रकार माने जाते होते हैं। एपिसोडिक मेमोरी होती है घटना से संबंधित, घटना जो अपने जीवन में घटती है। जैसे हम 10वीं क्लास में थे तो हमारे साथ में कुछ घटना हुई होगी, हम बचपन में थे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हमें याद रह जाती है, तो वो एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आती है, क्योंकि आपको बचपन की बात याद है तो वो लॉन्ग टर्म में आती होती है। और आइकॉनिक और इकोइक जो है आपके सेंसरी मेमोरी में आते हैं। तो मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को हम जनरली सेंसरी मेमोरी, सेंसरी और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ऐसे हम तीन टाइप की मेमोरी में हम बांट लेते हैं। सेंसरी के अंतर्गत अगर देखें तो दो पार्ट होते हैं मेमोरी के, एक होता है इकोइक और एक होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक बोले तो कुछ आपको देखी हुई चीजें याद रह जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मार्केट में गए कुछ दिखा तो आपको हल्का सा मेमोरी बनती है कुछ सेकंड के लिए। ऐसे ही इकोइक भी कुछ सेकंड्स के लिए आपको कुछ ध्वनियां इतनी सारी होती है उनमें से कुछ साउंड याद रह जाती होती है। शॉर्ट टर्म होती है अगर वो रिपीट होती है कुछ सेकंड्स के लिए ज्यादा रह जाए। लॉन्ग टर्म जो लंबे टाइम तक के लिए रहती है, ये दो प्रकार से एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉन्शियस माइंड में होती है, इम्प्लिसिट में अनकॉन्शियस आ जाती है। जैसे एक्सप्लिसिट में आपको वो अच्छे से जो घटनाएं आपके साथ में हुई है वो क्लियरली याद हो, इम्प्लिसिट में जो चीजें आपको क्लियरली ना याद हो बट आपके कहीं ना कहीं हैबिट में वो चीजें आ जाती है। एक्सप्लिसिट में आपके दो टाइप हो जाते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोड्स में आपको इवेंट्स या घटनाएं जो होती है वो याद रहती है। सिमेंटिक में आपको उन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द है, वर्ड्स है, किसने क्या कहा था, क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, बचपन में क्या पढ़ा था, वो वर्ड्स के रिलेटेड जो है वो सिमेंटिक में आ जाती है। इम्प्लिसिट में प्राइमिंग और प्रोसीजरल मेमोरी होती है, प्रोसेस करती होती है जो प्रोसीजरल, यानी कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप मयूरासन करना सीख गया है जो व्यक्ति, उसको मयूरासन कभी भी करवा लो वो करके दिखा देगा। जिसने नहीं सीखा है उसको वो नहीं कर पाएगा, यानी प्रोसीजरल मेमोरी बन चुकी है। प्राइमिंग होता है एक तरह से प्राइमरी चीज से, प्राइमरी। जैसे आपको कहा जाए बनाना, तो आपके दिमाग में बनाना के लिए रेड रंग नहीं, रेड कलर नहीं आता, ब्लैक कलर नहीं आता। आपके दिमाग में अगर पका हुआ बनाना है तो येलो कलर आएगा, या फिर ग्रीन कलर अगर कच्चा बनाना आप देख रहे तो। ऐसी सेम मैंगो जूस की बात करें तो लगभग येलो ही आपके दिमाग में कलर आएगा। या कच्चे आम की बात करें, कैरी जिसको बोलते हैं, तो आपके दिमाग में हरा आम आएगा। तो ये जो है शेप भी अलग आई, ये प्राइमिंग होता है जो आपके किसी चीज से जुड़ी हुई चीजें जुड़ जाती होती हैं जब कुछ फिक्स वे में। तो ये मेमोरी के प्रकार है, अगली बार में फिर पूछा जा सकता है, इनको थोड़ा याद रखेंगे। तो इस प्रकार मेमोरी के जो प्रकार है वो आइकोनिक मेमोरी है, इकोइक है और एपिसोडिक मेमोरी है। ये तीन प्रकार तो मिले हैं हमें, बट एपिटोपिक मेमोरी जो है ये हमारे मेमोरी के अंतर्गत कहीं भी नहीं आता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर बुक टीचिंग मेथड्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस जो हमारे सिलेबस में है यूनिट 9 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानते हैं इसको, हमें ये पढ़नी चाहिए जरूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा है कि एक व्यक्ति के लिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में। योगा मैट जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? योगा मैट होती है उसकी लंबाई 6 गुना में 3 होनी चाहिए, 6 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई, यानी 18 वर्ग फीट होनी चाहिए। आपकी फीट में है, मीटर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे ही एक एक फुट इन दोनों साइड में आपको छोड़ना होता है, एक चारों तरफ में एक एक फुट आप इंक्रीज कर देते हैं। तो 3 जो है वो बढ़ करके 5 हो जाएगी, 3 दोनों साइड लेफ्ट राइट बढ़ेगा, तो 5 आपकी चौड़ाई हो गई। और लंबाई आपकी जो है लगभग 6 दोनों साइड बढ़ेगा तो 8 लंबाई होती है, तो 8 पंजे 40। यानी कि जगह जो है, जगह प्लेस, प्लेस की बात करें तो 40 स्क्वायर फीट चाहिए, स्क्वायर फीट चाहिए। और योगा मैट जो है, योगा मैट वो 6 इंटू 3
बोले तो 18 स्क्वायर फीट चाहिए। आपको याद रखना है 40 कैसे बना, 5 8 40 बना, 10 चौके 40 नहीं बनाइए, 5 8 5 और 8, ये भी अनुपात आपको ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है 8 गुना 5 40। तो आपसे कहा कि एक व्यक्ति को तो 40 स्क्वायर फीट चाहिए, ये क्वेश्चन आपको मैथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बताओ 12 व्यक्तियों के लिए कितनी जगह चाहिएगी, तो एक के लिए 40 चाहिए, तो 12 के लिए 12 चौके 48, यानी कि 480 स्क्वायर फीट इतनी जगह चाहिएगी, ये आपको जगह चाहिए। और योगा मैट के लिए अगर बात करें तो 18 गुना में आप 12 करते, योगा मैट की अगर जगह बात करते, ठीक है, कि कितनी योगा मैट बिछ जाएंगी इतनी जगह में, तो 12, ठीक है, क्रमानुसार अगर बिछाए तो। बट योगाभ्यास व्यक्ति के लिए अगर बात करें तो 40 एक के लिए और 12 चौके 48, 480 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर हमसे सूचीबद्ध करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, योगी जन दिए हैं और उनके द्वारा रिटर्न जो टेक्स्ट है उसके ऊपर चर्चा की है या उन्होंने कौन सा योग दिया है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी के लिए कहा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति उन्होंने लिखी है, ठीक है, यहां जो सूची दी गई है उसके अनुसार। इसके अलावा योग बीज, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष शतक आदि शब्द भी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े हुए हैं। श्री अरविंद जी की बात करें, महर्षि अरविंद जी की, तो देखो पहली बात तो आप कंफर्म कीजिए कि यहां से एक के 4 होने पर कोई और ऑप्शन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो अपना ऑप्शन जो है एग्जाम में अगर बैठेंगे तो आप इतना करें और आगे बढ़े, अपना टाइम जो है कंज्यूम ना करें, क्योंकि अगर आप श्योर हैं कि गोरक्षनाथ जी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के ही लेखक हैं, कोई और है ही नहीं इनमें से, तो आप ए से 4 बनेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। इतना किया, अपना टाइम बचाइए और एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ठीक है। फिर भी अगर डाउट में है तो आप पूरा इसको सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे हम आगे देखें तो श्री अरविंद जी योग समन्वय, सिंथेसिस ऑफ योगा, ये टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्री अरविंद जी की अगर हम बात करें तो श्री अरविंद जी द मदर लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, दिव्य जीवन नोट दिव्य जीवन संघ, याद रखना दिव्य जीवन केवल, इनकी बुक का नाम है दिव्य जीवन केवल। अगर अब ये बताइए इनकी बुक का नाम इंग्लिश में क्या कहेंगे, द डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, ये बोला इन्होंने, ठीक है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी किसने कहा है, किनका है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये सोसाइटी ने, इनके दिव्य जीवन एक पुस्तक है, फ्यूचर पोइट्री, वंदे मातरम, कारा कहानी, ऐसे बहुत सारे इन्होंने अलग अलग रचनाएं की हैं, आपको लिस्ट आउट करना है। श्री राम शर्मा आचार्य जी की भी सबसे ज्यादा रचनाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। शांति कुंज संस्थान है, डीएसवी देव संस्कृति विश्वविद्यालय उनकी देन है, प्रज्ञा योग उनसे संबंधित है। तो इन्होंने एक जो है मेरा जीवन, इसकी वसीयत और संदेश, माई लाइफ इट्स लीगेसी एंड मैसेज। अगर क्रिया योग की बात करें तो श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग को दिया, ठीक है। ये सारी रचनाएं हो गई। अब इनके बारे में कभी कभी जन्म अथवा मृत्यु या इनकी लोकेशन मांग ली जाती है। जैसे श्री अरविंद जी की बात करें तो ये बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल जो आज वर्तमान में है। श्री राम शर्माचार्य जी, इनकी तपस्थली जो है हरिद्वार में मानी जाती है, शांति कुंज है जहां पर हरिद्वार। श्यामाचरण लाहिड़ी जी, इनके जो ज्ञान हुआ था कहते रानी खेत की साइड में, वहां जाकर महाअवतार बाबा जी ने इनको कहते ज्ञान दिया था। श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय, इनको योगीराज बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद फेमस हुए हैं। बात करें क्रिया योग इन्होंने दिया था, परंतु उसका प्रचार प्रसार योगानंद परमहंस जी ने सबसे ज्यादा किया था। इन्होंने क्रिया योग से संबंध है इनका। 30 सितंबर 1828 में इनका जन्म होता है और 26 सितंबर 1895 में इनका जीवन का अंत होता है। श्री अरविंद जी की अगर हम बात करें, श्री अरविंद जी, तो श्री अरविंद जी 15 अगस्त, भारत जिस दिन स्वतंत्र होता है, अगस्त 1872 को जन्म होता है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। और 5 दिसंबर 1950 में ये अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म 20 सितंबर 1911 और 2 जून 1990 के आसपास इनके जीवन शरीर का त्याग कर दिया जाता है। ये इनके बारे में डेट ऑफ बर्थ। गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में डेट एग्जैक्टली मालूम नहीं है, कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है, थोड़ा इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए 4 लेखक आते हैं और आपसे ये पूछा जाए इनमें से हठयोगी कौन से हैं, तो हठयोग के नाम पर गुरु गोरखनाथ जी प्रसिद्ध हो जाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी षडांग योग गोरक्ष पद्धति में देते हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग 8 अंगों वाले योग की चर्चा करते हैं।
इनके योग का पता होना चाहिए। राम शर्माचार्य जी प्रज्ञा योग देते हैं, श्री अरविंद जी पूर्ण योग, समग्र योग जिसको बोलते हैं या इंटीग्रेटेड योग बोलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और लाहिड़ी महाशय जो है वो क्रिया योग से संबंध रखते हैं। इसी के साथ में इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। योग तत्वोपनिषद के अनुसार झुर्रियां बाल सफेद होने से बचाव तथा जठराग्नि वृद्धि किसके लिए है? याद रखना, जठराग्नि की वृद्धि जो होती है हमेशा विपरीत करनी सबसे फेमस क्रिया है, मुद्रा है विपरीत करनी। जठराग्नि के लिए सबसे फेमस मुद्रा की अगर बात करें हमेशा ही, और जठराग्नि ज्यादा है और उसको कम करने के लिए, मंद करने के लिए खेचरी है, खेचरी, शीतली है, शीतकारी है, या चंद्रवेदी, कभी शब्द मिले तो चंद्रवेदी भी इसी में आ जाए। ठंडे व्यायाम जो है वो अग्नि को बंद करते हैं, और गर्म करने वाले जो है विपरीत करनी उल्टे जो है वो अग्नि को बढ़ाते हैं। तो झुर्रियां चेहरे पर हैं, ब्लड सर्कुलेशन, बाल सफेद, इसको जो है कम करने के लिए विपरीत करनी मुद्रा बेस्ट मानी गई है। विपरीत करनी योग तत्व में भी इन्होंने ये कहा है, क्योंकि कुंजल आदि की चर्चा ही नहीं है वहां पर, शीर्षासन आदि की तो चर्चा मिलती ही नहीं है। ठीक है, विपरीत करनी। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि योग तत्व उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो योग तत्व कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से। इसमें किसने किसको ज्ञान दिया है? विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी को, ये ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा जी को। कौन सा योग है इसमें? इसमें चतुरंग योग है, चतुरंग योग, चतुरंग योग जिसमें मंत्रलय हठराज होते हैं, और अष्टांग योग भी देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? मंत्रलय हठराज, मंत्र योग, लय योग और हठ योग के अंतर्गत जो है 8 अंगों का वर्णन है, जिसको हम कहते हैं कि अष्टांग योग। 8 अंग का वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। योग तत्वोपनिषद के अनुसार अगर एक योगी जो है हाथी, बाघ, शेर, गाय आदि को अगर मार देता है हाथ से, तो इन जानवरों की अगर मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार की सिद्धि कौन सी होती है? यह सिद्धि होती है भूचर सिद्धि, यानी कि भूमि पर विचरण करने वाले सभी जानवरों पर विजय हासिल कर लेना। हालांकि योगी मारेगा नहीं कभी, परंतु उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि उन विचरण करने वाले जानवरों को जो है मारने की क्षमता, अगर वो हाथ भी लगा दे तो भी मृत्यु हो जाएगी, इतना उसमें बल आ जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। हालांकि वो कभी भी मारेगा नहीं, क्योंकि अहिंसा तो मुख्य गुण है योगी का। तो भूमि पर विचरण करने वाले जानवरों पर विजय हासिल कर लेना एक तरह से भूचर सिद्धि होती है। काय सिद्धि शरीर की सिद्धि होती है, पशु सिद्धि ये ऐसा कोई शब्द नहीं है। अणिमा, अणिमा नहीं है, अणिमा होता है, अणिमा दिया गया था सिलेबस में आपके क्वेश्चन पेपर में। अणिमा होता है, अणिमा मतलब लघु अवतार, अणु जैसा अवतार ले लेना, बट ये वर्ड यहां पर अणिमा गलत है। तो भूचर सिद्धि जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार प्राण पर नियंत्रण करने के लिए कौन से अभ्यास हैं? प्राण पर नियंत्रण करने के लिए तो पहले तो योग कुंडली उपनिषद के बारे में पता होना चाहिए कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें सबसे पहले कहते हैं कि हेतु दो हैं, चित्त के दो हेतु है, कहते हैं क्या क्या? वासना और समीर, वासना और समीर। समीर की बात करें तो प्राण को संकेत किया है, वासना की बात करें तो मन से संकेत है। प्राण चलेगा तो मन चलेगा, मन चलेगा तो प्राण चलेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कहते हैं अगर प्राणों पर विजय हासिल करनी है, मन पर विजय हासिल करनी है, तो एक को कंट्रोल कर लो, दूसरा भी नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं प्राण विजय कीजिए। प्राण विजय हेतु कहते हैं 3 साधन है। 3 साधन में मिताहार है, आसन है और शक्ति चालन है, शक्ति चालन है, ये 3 चीजें बताई गई है। तो यहां पर जो है आपका प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहां का है प्राण पर नियंत्रण करने की कितने हैं? 3 चीजें। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेते हैं। मिताहार वही है सूक्ष्म एकदम मधुरहार चतुर अंश विवर्जित। आसन की बात करें तो 2 होते हैं, 2 आसन होते हैं हमेशा ही। 2 कौन कौन से हैं सर? एक तो है सिद्धासन और एक है जिसको पद्मासन बोलते होते हैं। सिद्धासन को वज्रासन कहा गया है। और शक्ति चालन की बात करें तो शक्ति चालन में एक तो किया है सरस्वती चालन कहकर के शब्द किया है सरस्वती चालन, और एक कहें कि प्राण रोध, प्राण संरोध, संरोध या प्राण रोध या प्राण निरोध, जिसका मतलब है कुंभक। कुंभक कितने हैं? यहां पर 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? 4 कुंभक है। 4 कुंभकों की बात करें तो सूर्य, बेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 कुंभक है जिनको 3 बंधों के साथ करने का विधान है। और प्रथम दिन जो है ये चारों कुंभकों को कितनी बार करना है?
10 बार करें, अगले दिन 15 बार, अगले दिन 20 बार, ऐसे ऐसे करके जस्ट 5 का इंक्रीज करें। कितने का? 5 प्लस करते जाएं, बढ़ाते जाएं डेली। ऐसा इन्होंने कहा प्रथम बार 10 बार करना है। और इस ग्रंथ में 10 ही विघ्न है, 10 ही योग के विघ्न है, जिनको आप अच्छे से जान लेंगे क्योंकि एग्जाम का वो हिस्सा बनेंगे नेक्स्ट टाइम में किसी न किसी रूप में। इसी के साथ में इस उपनिषद में कितने श्लोक हैं? टोटल 171 इसमें श्लोक मिलेंगे, 171 171 इसमें श्लोक मिलेंगे आपको। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर ग्रंथ यानी उपनिषद दिए हैं और उनके विषय वस्तु क्या है वो पूछा गया है। ईसावास्य उपनिषद की बात की जाए तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ये शब्द देखने को मिलता है ईसावास्य उपनिषद में। कुर्वन्ने वेह कर्माणि ये कहां पर मिलता है? जो दूसरा हमारा मंत्र है ईसावास्य उपनिषद में, वहां पर यह देखने को मिलता है। ईसावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यह शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात की जाए तो उसमें अनेकों कहानियां, जिसमें से एक गार्ग्य बालाकी और अजातशत्रु जी के बीच का संवाद देखने को मिलता है। मांडुक्य उपनिषद की अगर हम बात करें तो मांडुक्य उपनिषद में ओंकार की मात्राओं का वर्णन है, चतुष्पाद ब्रह्मा का वर्णन है, चेतना की अवस्थाएं पाएगी। वहां पर 3 मात्राएं तो सीधी है ए उ में, और एक चौथी मात्रा भी है अर्धमात्रा के रूप में, जिसको आत्म माना गया है। मुंडक उपनिषद की बात करें तो उसमें विद्या की बात है। शौनक ऋषि अंगिरा के पास जाते हैं कि कौन सी चीज है जिसको मैं जान लूं और मैं सब कुछ जाना हुआ हो जाऊं, तो वो कहते हैं कि संसार में कहते अक्षर ब्रह्म है, उसको जान लो। कहते विद्या 2 प्रकार से, परा और अपरा विद्या। ठीक है, परा विद्या श्रेष्ठ विद्या है, अक्षर ब्रह्म, और अपरा विद्या 4 वेद और 6 वेदांग, इनको अपरा विद्या का दर्जा दिया गया है। यहां पर जो है आपको वेद कौन से संबंधित है उनसे उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मुंडक उपनिषद की बात की जाए तो यह अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद की शौनक शाखा से, शौनक शाखा से। मांडुक्य उपनिषद की बात की जाए तो यह भी अथर्ववेद से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात की जाए तो यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऐसे आपको यह पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर विच इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का कौन सा गुण नहीं है? तो क्वालिटी भी होता है कि अच्छा या बुरा या किस रूप में हुआ, इंटेंसिटी भी होती है, तीव्रता कितनी जल्दी हुआ है कितना धीरे हुआ, क्लियरनेस भी होती है, स्पष्ट था या थोड़ा अनक्लियर था या क्लियर था, और ड्यूरेशन भी होती है कि कितनी देर तक आपको कोई सेंसेशन हुई है, टाइमिंग। क्वांटिटी जो है ये फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल। सेंसेशन को हम मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं होती है। तो हमारा यहां पर प्रश्न पूछा गया कि कौन सा गुण नहीं है सेंसेशन का, तो क्वांटिटी जो है वो सेंसेशन में नहीं मेजर किया जाता है। क्वांटिटी यानी मात्रा डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी सेंसेशन की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, न्यूट्रिशन और डिस्कवरी। प्रोटीन की डिस्कवरी मोलर, इनको दिया जाता है श्रेय, ए का 3 होगा। विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन को जो खोजा था सबसे पहले वो फंक, इनको श्रेय दिया जाता है। और आयोडीन की अगर बात की जाए तो आयोडीन के लिए कैंडल, इनको श्रेय मिलता है। बाकी के एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं, बाकी के फैटी एसिड्स की अगर बात की जाए तो इसकी खोज करने वाले बर एंड बर, ये 2 व्यक्ति थे, इनको श्रेय दिया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए प्रोटीन वो एक सीपीएफ, 3 शब्द बोलते हैं हम सीपीएफ, जिनको हम प्रोक्सिमल प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रोक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड, फूड हमारे आहार के सार घटक बोलते हैं इनको हम, सार घटक। कार्बोहाइड्रेट सी, पी से प्रोटीन और एफ से फैट यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 3 चीजें। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में सी एच ओ बोले तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ में एक और कंपाउंड होता है जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं, तो नाइट्रोजन कंपाउंड भी प्रोटीन में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है, उनका फॉर्मूला हमेशा है CHO, यानी कि CnH2n और ON, यानी कि अगर C6 है तो H 12 होगा और O जो है फिर से 6 हो जाएगा। ऐसा इनका फॉर्मूला होता है, यानी N2N और N ये इस अनुपात में होते हैं, या इनको ऐसे लिखते हैं 1:2:1। CHO ये रेशो इस अनुपात में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। बाकियों में रेशो कोई इसी सेम बैलेंस में नहीं होता, यहां पर यही बैलेंस रहता होता है हमेशा कार्बोहाइड्रेट में। ये बारीक सी बात आप नोट करके रखें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग सूत्र के अनुसार तुल्य प्रत्यय का शांत होना और उदित होना किस चीज से संबंधित है?
तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्रश्न योग सूत्र का है, और योग सूत्र में तीसरे पाद से है जिसका नाम है विभूति पाद। विभूति पाद, विभूति पाद में अगर आपको सूत्र संख्या याद में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना तो पता होना चाहिए लगभग 10 के आसपास है सूत्र जो है, 10 के आसपास या 15 से पहले, ऐसे आपके दिमाग में इतनी इमेज होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर कल को सूत्र संख्या पूछे तो आपको क्लियर रहे, या अध्याय पूछे तो आपको क्लियर रहे। तो चित्त में कहते हैं परिणाम होते हैं, परिणाम कितने होते हैं? 3 परिणाम होते हैं, परिणाम त्रय बोलते हैं उनको, ठीक है, परिणाम त्रय 3 बोलते होते हैं, और उनका नाम क्या है? एन एस ए। एन से पहला होता है निरोध परिणाम, निरोध परिणाम। दूसरा से समाधि परिणाम होता है, समाधि परिणाम। ए से एकाग्रता परिणाम, एकाग्रता परिणाम। 3 परिणाम है। इन तीनों के आपको अगर सूत्र याद है तो बहुत अच्छा है, आराम से प्रश्न हो जाएगा। पहला एन से निरोध, एन से ही नए 9वां नंबर का सूत्र है, व्युत्थान संस्कारियोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम। समाधि की बात करें तो सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्त से समाधि परिणाम है, ये जो है आपका 11 नंबर पर है। एकाग्रता परिणाम की अगर हम बात करें तो ततः पुनः शांतो उदितो तुल्य प्रत्ययो, तुल्य प्रत्ययो, तुल्य प्रत्ययो, ये जो है आपका चित्त से एकाग्रता परिणाम, चित्त की एकाग्रता का परिणाम आपको बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किस प्रश्न में क्या है। आपको निरोध परिणाम का सूत्र पता होना चाहिए 9 नंबर का, 11 नंबर समाधि परिणाम, और एकाग्रता परिणाम की बात की तो 12वां। ये सूत्र अगर याद होंगे तो ये प्रश्न ऐसे बिल्कुल इजी हो जाता है, अगर सूत्र याद नहीं तो ये प्रश्न कभी भी आपके होंगे ही नहीं सही, क्योंकि सूत्र से डायरेक्ट प्रश्न पूछा है। तो एकाग्रता परिणाम याद रखेंगे। इसी के साथ में हमारा पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 जिसमें हमने 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, हमारा पूरा होता है। यदि आप YouTube पर वीडियो ये देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।